बड़ी खबर आपको बता दें, बार काउंसिल चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई है। 23 में 15 सीटों पर परचम लहराया है। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। इनकी तो आदत रही है हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना। ये तो मुसलमानों की आदत है। आया कोई यहाँ पे आज देखने किसी को? कुछ कहा, कुछ सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया ना कुछ भी। आया कोई? आप देख रहे हो ना, और शाम को आप 11 बजे बोलते हो, सुबह कहते हो सामान उठा। दोस्तों नमस्कार। जरा एक बात सोचिए, 3 महीने पहले तक जिस पार्टी को ये कहा जा रहा था कि अब उसका खेल खत्म है, जिसकी विधानसभा में करारी हार हुई थी, 207 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, 24 साल पुरानी सत्ता चली गई थी, 20 लोकसभा सांसद तक तोड़ दिए गए थे, नई पार्टी बना दी गई थी, एनडीए में मर्ज करा दिया गया था और चौतरफा ये संदेश दिया जा रहा था कि ममता बनर्जी का जादू अब हवा हो चुका है। लेकिन उसी ममता बनर्जी की टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट के बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटें जीत करके पूरा नैरेटिव उल्टा कर दिया है। और सबसे मज़ेदार बात, बीजेपी को मिली कितनी? सिर्फ 3 सीटें, वो भी वही 3 जो पिछली बार भी मिली थी। यानी बीजेपी की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है जहां पिछली बार खड़ी थी। और असली धमाका महिला सीटों पर हुआ। 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, 4 पर टीएमसी की महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। यानी जब बात कानून के गलियारों की आई, जब बात वकीलों के पेशेवर संगठन की आई, जहां न साम दाम दंड भेद चलता है, न धमकी चलती है, न पैसे की चमक चलती है, वहां साफ हो गया कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का दिल आज भी किसके साथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इसी बड़ी जीत से बात शुरू करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड में क्यों 30% का बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक राघवेंद्र सिंह ने किस स्तर तक नफरत उगली है। राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट में गोदी मीडिया की सुबह की क्लीन चिट शाम को कैसे दोषी में बदल गई है, और उज्जैन की जेन अल्फा लड़कियों ने कैसे एक और बड़ी जीत हासिल की। पहले पूरी बार काउंसिल वाली कहानी समझिए। 23 सीटों का चुनाव हुआ, टीएमसी ने 23 उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने 22, लेफ्ट फ्रंट ने 12 और 18 निर्दलीय भी मैदान में थे। यानी कुल 75 उम्मीदवार लड़ रहे थे। और नतीजा क्या आया? टीएमसी को 15, बीजेपी को 3, लेफ्ट फ्रंट को 3, कांग्रेस को 2। पिछली बार लेफ्ट के पास 4 सीटें थी, इस बार 3 रह गई है। बीजेपी की 3 सीटें पिछली बार भी थी, इस बार भी है। यानी लेफ्ट का ग्राफ नीचे गया, बीजेपी का ग्राफ जहां था वहीं रुक गया, और टीएमसी का ग्राफ 15 सीटों पर पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 अतिरिक्त महिला सदस्यों को नामांकित करेगा, तो कुल सदस्य 25 हो जाएंगे। ये पूरी जीत जिस व्यक्ति के नाम रही वो है सुभाषीष चक्रवर्ती जी, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले। इनके साथ थे वैनाश्वर चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रनील बासु, सिद्धार्थ मुखोपाध्याय जैसे कई नाम विजयी हुए। ये कोई साधारण जीत नहीं है दोस्तों, ये उस पार्टी की जीत है जिसे कुछ महीने पहले हार का ऐसा तमाचा दिया गया था, ऐसा तमगा दिया गया था, जैसे अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और इस जीत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। विधानसभा में जो हार हुई थी उसके पीछे बहुत कुछ था। संसाधन थे, सत्ता की ताकत थी, प्रचार तंत्र था, केंद्र से मिलती हवा थी। लेकिन बार काउंसिल के चुनाव में ये सब नहीं चलता। वहाँ वोट देते हैं वकील, यानी कानून के जानकार, जो चीज़ों को कागज़ पर देखने के आदी होते हैं, जिनकी विश्लेषण क्षमता आम आदमी से ज़्यादा होती है। और उन्हीं वकीलों ने साफ बता दिया कि उनका दिल किसके साथ है। शुभेंदु अधिकारी जी, जो पूरे बंगाल में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, उनके लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। और मुख्यमंत्री जो अभी नए नए बीजेपी के बने हैं, उनके लिए भी ये संकेत है कि बंगाल की ज़मीन उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, पीएम केयर्स फंड की, जिसकी नई ऑडिट रिपोर्ट 17 अगस्त 2026 को सामने आई है और इसने पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 24-25 में घरेलू चंदा 30% गिर करके सिर्फ 419 करोड़ रह गया। पहले ये 681 करोड़ था। विदेशी चंदा 18% गिर करके सिर्फ 92 लाख रह गया है। ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, ये जनता का भरोसा टूटने का साफ संकेत है। लोग अब पूछने लगे हैं कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। 8,500 करोड़ इस फंड में जमा है। 93% यानी कि करीब 7,846 करोड़ रुपए तो बैंक की एफडी में पड़े हैं, ब्याज कमा रहे हैं, और पूरे साल में खर्च हुआ सिर्फ 88 लाख। 3,383 अनाथ बच्चों को हर साल 20,000 देने का वादा था। हिसाब लगाइए तो हर बच्चों को सिर्फ 2,596 रुपये मिले।
दिन का 7 रुपये भी नहीं। और इधर लोगों के मन में एक और सवाल है, जब राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, अरबों की चोरी हुई, वो पैसा किसके खाते में गया, किसने चुराया, उसका आखिर हुआ क्या? ये सब जब सामने है तो पीएम केयर्स पर भरोसा कैसे कायम रह सकता है? यही तो वजह है कि दानदाता किनारा कर रहे हैं, विदेशी संस्थाएं तक कदम पीछे खींच रही है। जब पारदर्शिता नहीं होगी, जब सीएजी ऑडिट नहीं होगा, जब आरटीआई से जवाब नहीं मिलेगा, जब संसद में सवाल पूछने पर पाबंदी होगी, तो शक तो होगा ही। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो सबसे बड़ी और शर्मनाक खबर सामने आई है वो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक राघवेंद्र सिंह की है। इन्होंने खुलेआम मंच से मुसलमानों के बारे में जो कहा, वो सुनकर के किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा। वहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए। जितना हिस्सा खेलकूद मैदान था वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। इनकी तो आदत रही है हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, ये तो मुसलमानों की आदत है। लेकिन हम लोगों की भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए हैं तो इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। बाबा राघवेंद्र प्रताप सिंह। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय जी ने इसे बाकायदा लिखा है कि राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों की आदत रही है हमला करने की, अतिक्रमण करने की, कब्जा करने की, लेकिन अब हम लोगों की भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए हैं तो उसे ध्वस्त किया जाए। और इससे भी आगे बढ़ कर के ये ललकारते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला आएगा तो मेरे अलावा कोई और प्रत्याशी हिंदू के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये किसी सामान्य कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये मुख्यमंत्री के अपने संगठन के प्रदेश संयोजक का बयान है। और मज़ेदार बात यह है कि पिछली बार ये अपना चुनाव तक नहीं बचा पाए थे, फिर भी इस बार टिकट की सूची में सबसे चमकते सितारे बताए जा रहे हैं। यानी जितनी ज़्यादा नफरत बांटो उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। यही स्क्रिप्ट चल रही है इस समय दोस्तों। हिंदू मुसलमान का हवन कुंड तैयार किया जा रहा है और उसमें आहुति डाली जा रही है आपके बच्चों की शिक्षा की, आपकी नौकरी की, आपकी बूढ़ी माँ की दवाई की, आपकी लगातार घटती कमाई की। इन्हें जिताएं और इनकी लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियों के काफिले के आगे दंडवत हो जाइए। यही असली मंजर है। और इसी माहौल में सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है भोपाल में, जहाँ 40 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, और वो भी रात 11 बजे आदेश देकर कि सुबह सामान उठा लो। बताइए ज़रा, आधी रात को आदेश आए और सुबह घर टूट जाए, इतनी जल्दी लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों को कहाँ छिपाए, बूढ़ों को कहाँ बिठाए? कोर्ट के आदेश के नाम पर ये सब हो रहा है, लेकिन कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप करने नहीं आया है, कोई विपक्ष की आवाज़ नहीं उठी है। क्यों? क्योंकि सबको मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन जब मुसलमानों के दर्द पर बोलने की बारी आए तो अंदर बैठा हुआ हिंदुत्व जाग जाता है। आया कोई यहाँ पे आज देखने किसी को? कुछ कहा, कुछ सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया ना कुछ भी। आया कोई? आप देख रहे हो ना। और शाम को आप 11 बजे बोलते हो, सुबह कहते हो सामान उठा लो। इतनी जल्दी कहाँ चले जाए? खुद तो अपने घरों में हो गए सेफ। ये सामान बनाए ना, आप दिखाएं। बहुत ही अभी पानी आ जाएगा, वो तो कहाँ जाएंगे? जहाँ ले जाएंगे। उनने तो एकदम बस आके डोजर चला दिया घरों पे। दोस्तों, अब आते हैं गोदी मीडिया के असली चरित्र पर, जो सबसे मज़ेदार है। राम मंदिर में जो डोनेशन थेफ्ट हुआ, अरबों की चोरी हुई, उसमें एसआईटी की जांच चल रही थी। कल तक बड़े बड़े अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंसें लगाई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। पूरा हल्ला मच गया, ये लोग बच गए, इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन आज सुबह वही अखबार पलटी मारकर लिखते हैं कि नहीं नहीं, चंपत राय जी लापरवाही के दोषी हैं, अनिल मिश्रा जी की भूमिका पर बड़े सवाल हैं। खबर आगे बढ़ती है, सूत्रों के हवाले से लिखा जाता है कि एसआईटी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराया है। और चूंकि चंपत राय प्रबंधन के सबसे अहम और शीर्ष पदाधिकारी थे, इसीलिए उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। यानी 12 घंटे में पूरा नैरेटिव पलट गया। अभिषेक उपाध्याय जी ने इस पर बहुत सटीक कटाक्ष किया है। पूछते हैं कि अखबारों को हो क्या गया है? कल जो क्लीन चिट दे रहे थे, आज वो दोषी बता रहे हैं? रिपोर्टिंग बदल गई या फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे कहने वाली सरकार अपनी छवि खतरे में पड़ने के डर से घबरा गई है? 7,000 करोड़ के विशाल विज्ञापन बजट वाली सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि विज्ञापन का पैसा जा रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग हवा आ रही है। यही तो असली कहानी है दोस्तों। जब विज्ञापन के पैसे से मीडिया चलता है तो उसके ईमान की उम्मीद क्या किया जाए?
जिसका खाना खाओगे उसका गाना गाओगे, ये पुरानी कहावत लेकिन आज के गोदी मीडिया पर हूबहू फिट बैठती है। सुबह क्लीन चिट देंगे, शाम को दोष लगाएंगे, अगले दिन फिर पलटी मारेंगे। जनता इनकी विश्वसनीयता का क्या करेगी, कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसी बीच एक और बहुत खूबसूरत खबर आई है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां जन अल्फा की बच्चियों ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छोटे बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के 5 किलोमीटर पैदल चल करके डीएम कार्यालय पहुंचे थे और स्कूल तक जाने के लिए एक ढंग की सड़क की मांग की थी। देने के लिए आई है, तो हम एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और ये अपने उत्तर प्रदेश विभाग के हिमाचल की छात्र में उत्तर प्रदेश विभाग में कार्य किए हैं। कोयला फाटक पेट्रोल पंप उससे थोड़ा सा आगे एक स्कीम लाएंगे, वहां पर बनेगा। प्रोफेसर मुकेश कुमार जी ने इस पर बहुत खूबसूरत बात कही कि लड़ोगे तो जीतोगे, और वाकई ये बच्चियां लड़ी और जीती। कलेक्टर को झुकना पड़ा, ऐलान करना पड़ा कि उनका स्कूल शिफ्ट नहीं होगा। ये जन अल्फा की एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, और इसका असर सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ भी बच्चे और बच्चियाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इस खबर से उन्हें ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और साथ ही सरकारी अधिकारियों को भी संकेत मिलेगा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप कुछ भी थोप देते थे और लोग चुप बैठ जाते थे। अब ज़माना बदल चुका है। 8 साल की बच्ची भी सवाल पूछ रही है, तिरंगा उठा करके मार्च करती है, कलेक्टर को झुकाती है। ये है नए भारत की असली तस्वीर, जो न किसी टीवी चैनल पर दिखाई जाती है, न किसी अखबार में छपती है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। दोस्तों यहाँ एक और बात कहना ज़रूरी है। सोनिया गांधी जी पर जो वंदे मातरम को लेकर के सवाल उठाए गए थे, वो पूरा नैरेटिव भी अब उल्टा पड़ चुका है। कार्टूनिस्ट मंजूल जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जो लोग सोनिया गांधी जी पर बरस रहे थे, अमित शाह जी ने चित्तौड़गढ़ में जाकर के जो भाषण दिया था कि इन्हें तो सूली पर चढ़ा देंगे, ये सब खुद को राष्ट्रभक्ति का ठेकेदार समझते हैं। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से जनता अब हर बात को ध्यान से देख रही है, हर वीडियो का विश्लेषण कर रही है, हर बयान का हिसाब रख रही है, उसमें अब पुराने नैरेटिव नहीं चल पाते हैं। सत्ता के हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं और सत्ता के पास जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर इन सारी खबरों को एक साथ जोड़ करके देखें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ बंगाल में टीएमसी को बार काउंसिल में बड़ी जीत, दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में भरोसे की गिरावट, तीसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने नफरती बयान, चौथी तरफ भोपाल में बुलडोजर, पांचवी तरफ गोदी मीडिया की रोज रोज पलटी, छठी तरफ जन अल्फा की बच्चियों की जीत। इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक पैटर्न बनता है। सत्ता के परंपरागत हथियार अब बूढ़े हो रहे हैं। जो नैरेटिव कल तक असरदार थे वो आज बेअसर होते जा रहे हैं। जो टूल कल तक विरोधियों को दबाने के लिए काम करते थे वो आज खुद सवालों के घेरे में हैं। और जो जनता कल तक चुप बैठ करके सब कुछ सह लेती थी वो आज हर मोर्चे पर आवाज़ उठा रही है। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। बंगाल के वकील बता रहे हैं कि उनका दिल किसके साथ है। पीएम केयर्स फंड के दानदाता बता रहे हैं कि उनका भरोसा कहाँ है। जन अल्फा की बच्चियां बता रही कि उनकी लड़ाई क्या है। सत्ता के करीबी बाबा भी अब अपने आसन बदलने लगे हैं। ये सब एक साथ हो रहा है और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में ज़मीन खिसक रही है। और जब ज़मीन खिसकती है तो ऊपर बैठे हुए लोगों को इसका एहसास सबसे बाद में होता है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में जो एक बात सबसे बड़ी दिखाई देती है वो ये है कि नफ़रत की राजनीति की एक सीमा होती है। आप कब तक हर बात को हिंदू मुस्लिम बना करके भेजते रहेंगे। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अपनी बूढ़ी माँ की दवाई देखते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई देखते हैं, अपनी बेरोजगारी देखते हैं, अपनी घटती कमाई देखते हैं। और जब असली मुद्दा सामने आ जाता है तो नकली मुद्दे किनारे हो जाते हैं। यही तो जेनजी और जेन अल्फा कर रही है। ये पीढ़ी असली सवाल पूछ रही है और असली सवालों का असली जवाब सत्ता के पास है ही नहीं। इसीलिए सत्ता के करीबी एक एक करके
छटक रहे हैं, विदेशी दानदाता कदम पीछे खींच रहे हैं, वकील मैदान में आ रहे हैं, बच्चियां सड़क पर उतर रही हैं। ये पूरी तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, बस सुनने वाले कान चाहिए। तो आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी की बार काउंसिल में जीत बंगाल में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या पीएम केयर्स फंड को अब सीएजी ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए? क्या राघवेंद्र सिंह जैसे नेता पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? क्या भोपाल में जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष को सामने आना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया की इस पलटीबाजी का क्या इलाज है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर बड़ी खबर और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं जल्दी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।